हमने मोमेंट ऑफ फोर्स स्केलर फॉर्मेशन पढ़ा है और मोमेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसके न्यूमेरिकल किए थे। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है या क्यों करते हैं ये पढ़ेंगे। वैसे नॉर्मली क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उस टाइम हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट में हमें तीसरा वेक्टर ही मिलता है। इसकी मज़ीद डेफिनेशन आप इस तरह बोल सकते हैं कि इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो थर्ड वेक्टर इनके परपेंडिकुलर में मिले तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, टू वेक्टर्स a and b are multiplied, then we get vector c which is perpendicular to these two vectors। जैसे कि a और b दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, then वेक्टर c का है इसके ऊपर जा रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर में है, तो हम बोल सकते हैं c इज इक्वल टू a क्रॉस b। Here theta is between 0 and 180 degree because on other side theta is above 180, mean its result will be changing in negative. So we can say that c is equal to a cross b, then c is equal to ab sin theta। तो हम कह सकते हैं c is equal to ab sin theta होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास sin theta लगते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है। इसकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या होता था, वी हैव टू प्लेस वन हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में हमने राइट हैंड प्लेस करते थे एक वेक्टर के ऊपर, दूसरे की तरफ फिंगर्स को हम रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि वी आर कर्लिंग आवर फिंगर टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास थंब जो है इंडिकेट कर रहा है हमारे पास किस तरफ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, या जो भी एक्सिस है पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो इस तरफ हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, जेड की डायरेक्शन ऊपर है। अगर हम बोलें बी को ए की तरफ मूव करें तो क्या होगा, हमारे पास ये वेक्टर इस तरफ होगा, अगर राइट हैंड प्लेस करें तो तब उस कंडीशन में जेड नेगेटिव होगा नीचे की तरफ, ओके। अभी पॉजिटिव है इस तरफ, तो राइट हैंड रूल जो हमारे पास यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए, इसमें भी यही बताया होगा। राइट हैंड रूल जो है हम यूज़ करते हैं, वेक्टर सी हैज़ डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस टू प्लेन, ठीक है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर में, जैसे मैं बताया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते ही तब है जब हमारे पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें और दोनों के परपेंडिकुलर में हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिले, तो हम बोल सकते हैं ए सी इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डी साइन थीटा यू सी। यू सी मीन ये यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन होगी वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यू सी क्या होता है, हमारा यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब लॉ ऑफ ऑपरेशन जो है हमारे पास डिफरेंट है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस होता है। क्योंकि हमारे पास इसमें चेंजिंग हो जाती है डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया था, एक से बी की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरफ है थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव जेड हो रहा है। अब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, मीन के बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन पे हुआ है, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो आप पास थंब कहाँ नोट डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड, मीन के माइनस जेड एक्सिस, तो इसलिए माइनस सी प्लेस किया गया यहाँ, माइनस सी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बी क्रॉस ए क्रॉस बी से हमें सी मिल रहा था रिजल्ट, जबकि बी क्रॉस ए से माइनस सी, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस के बराबर है इसके, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। उस तरफ जाएगा सी इक्वल करने के लिए, तो माइनस इस तरह तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलता है ए क्रॉस बी
वेक्टर जो हमें मिलता है सी के बराबर मिल रहा है, जबकि बी क्रॉस ए माइनस सी के बराबर मिल रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ इस तरह वैलिड नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जबकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड। इनके आंसर सेम आना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ में, किस तरह में मल्टीप्लाई करें, तो अभी सेम नहीं आ रहा। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, अब किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं सिंपली, कोई भी बड़ी टेक्निक नहीं है इसमें। वी हैव टू मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी विथ एनी ऑफ दिस वेक्टर। जैसे कि हमने इसमें लिया हुआ है ए मैग्नीट्यूड है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस बी से। तो आप चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर लें कैपिटल ए से या बी से, दोनों में से एक से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए बी या इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, फिर आखिर में ए से मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिंपली मल्टीप्लाई होगा। इसके वजह से डायरेक्शन वगैरह पे कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट मीन के डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, आगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह हम करते हैं अप्लाई, ए क्रॉस बी प्लस डी है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और डी से भी, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। तो हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर प्लस ए क्रॉस डी, तो इस तरह हम लेंगे। प्रॉपर आर्डर हम मेंटेन करते हैं क्योंकि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ मेंटेन नहीं है, इसमें वैलिड नहीं है। अगर हमने सपोज करें इसमें डी क्रॉस ए कर लिया होता तो हमारे पास नेगेटिव हो जाती रिजल्ट, तो हमारे पास रिजल्ट पे फ़र्क पड़ जाता। इसलिए हमारे पास प्रॉपर आर्डर मेंटेन करना होता है इसमें, क्योंकि क्रॉस प्रॉब्लम में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है, यही रीज़न नीचे लिखा हुआ है। कार्जन वेक्टर फॉर्मेशन, कार्जन वेक्टर मीन क्या, आई जे के। इस टाइम हम क्या बोलते हैं, कार्जन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में शो करने को हम कार्जन वेक्टर बोलते हैं। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को कार्जन वेक्टर के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, हमारे पास ए क्रॉस बी, तो उनमें क्या होगा, आई जे के, ठीक है। तो ए का भी आई जे के कंपोनेंट होगा, बी का भी आई जे के कंपोनेंट होगा। तो आई के कंपोनेंट को आपस में लेंगे, आई जे के ब्रैकेट में लेंगे, तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहाँ पर ए के कंपाउंड लिखेंगे, यहाँ पर बी के कंपाउंड लिखेंगे, ये लिख लिया हमने। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे आपने मैट्रिसेस सॉल्व की होंगी डिफरेंट कैलकुलस में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्लेस करते हैं ये वाली रो के ऊपर हैंड, तो आई लेते हैं ए वाई बी जेड, ये आप न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा मज़ीद मैं समझा लूँगा। तो इसमें क्या होता है, हम एक हैंड इसके ऊपर और इसके ऊपर रखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर फर्स्ट में क्या आई है, आई को बाहर रखेंगे ब्रैकेट से, तो आई इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल करेंगे, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, माइनस ए जेड बी वाई। ओके, इस तरह जे का भी हम लेंगे। अब हम सेकंड के लिए कर रहे हैं, मीन के फर्स्ट रो सेकंड का, सेकंड में ऊपर क्या है, जे है, के ऊपर जे लेंगे हम। उसके बाद हमने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में कर रहा हूँ, जे बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ए एक्स बी जेड माइनस आ जाएगा जे के साथ, मिडिल टर्म के साथ माइनस देते हैं, माइनस जे ब्रैकेट में ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। इस तरह के का भी लेंगे हम, उसमें के आ जाएगा कॉमन, तो उसमें क्या के कॉमन आ जाएगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा के साथ,
सेंटर टर्म के साथ खाली माइनस होता है एक्स डी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे का सॉल्यूशन कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो एक्स डी वाई माइनस इस तरह बनेगा। आई ले लिया हमने, इसको एस से मल्टीप्लाई किया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, इस तरह पूरा मैंने सॉल्यूशन लिख लिया इसका जो बनेगा। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्मुलेशन में। इसमें क्या है, उसी तरह ही है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है और वेक्टर टू वेक्टर्स के बीच में आर पोजीशन और एफ फोर्स। जैसे मोमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास किसी पोजीशन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंट हमारे पास क्रिएट हो रही थी, जिसका रोटेशन हमारे पास क्रिएट हो रही थी। तो उसमें पता चल रहा था जैसे कि हमने स्क्रू ड्राइवर को हमने मूव कर रहे थे रेंज से, तो हमें पता चल रही थी उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जो हमने पहले किया है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप पास एक वेक्टर को दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरफ अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन मूव होगी नट की। इस तरह अप्लाई कर रहे हैं, इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के बीच में और उसके बीच में हमने क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे थे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे, डिस्टेंस किस तरफ है। ठीक, तो उसी तरह से ये हम आगे कर रहे हैं। अब हमारे पास मोमेंट क्या है, आर क्रॉस एफ होती है। ठीक, तो आर क्या है, यहाँ पर कोई पोजीशन थी, एफ क्या है, फोर्स। जैसे हमारा ओ पॉइंट है यहाँ पर, उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, कुछ ना कुछ फोर्स, डिस्टेंस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मूव करेगा। रेंज था जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, तो रेंज को हम मूव करवा रहे थे, तो हमारे पास कुछ ना किसी डायरेक्शन में मूव क्रिएट हो रही है, मूव हो रहा है। तो मोमेंट हमारे पास जैसा फोर्स अप्लाई करा, अभी इस तरफ अप्लाई करें तो इस तरफ मोमेंट क्रिएट हो रही है, अगर उस तरफ अप्लाई करते तो मोमेंट उस तरफ होती। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास लेते हैं एम नॉट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम शो कर सकते हैं, या इस तरह हम शो करते हैं, आर एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, या आर साइन थीटा को हम एफ डी से ले रहे थे। तो हमने पहले पढ़ी थी एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा एफ आर साइन थीटा को हमने डी से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास एफ एम इज एफ इंटू डी या एफ आर साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्शन जो है अगेन इसकी भी राइट हैंड रूल से है, तो इससे हमने कर्ल करना होता है फिंगर्स को, जो हमारे पास एक वेक्टर की तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारे पास राइट हैंड रूल पहले ही अप्लाई कर रहे थे, तो थंब हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था किस तरफ है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं वही वाला है। इसमें कम्यूटेटिव वाले नहीं है, इसलिए हमारे पास डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी क्या है? द प्रिंसिपल of transmissibility state that point of application of a force can be moved anywhere along its line of action without changing the external reaction force on rigid body। ठीक है, तो किसी भी फोर्स को हम मूव कर सकते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन में। ठीक, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हमारे पास फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में मूव कर सकते हैं, वो उस पर क्या करेगा, एक्सटर्नल रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा। किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, अभी दोबारा सुने, किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को हम मूव कर सकते हैं किसी भी तरफ विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस को चेंजिंग किए बगैर किसी भी रिजिड बॉडी में। जैसे कि डायग्राम बताया हुआ है, कोई एक ब्लॉक बताया हुआ है, तो इसमें क्या है, फोर्स यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, यहाँ पर है, सेंटर में। तो फोर्स को हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं या इस तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम मोमेंट क्रिएट होगी, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो फोर्स को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या है, फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए।
डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। जैसे कि हमारे पास इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो हम इस तरफ कहीं पे भी हम फोर्स को मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूव किया गया है, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना। जैसे कि इस डायग्राम में बताया हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ दिया हुआ है तो हमारे पास फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, तो इसको हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, या इससे नीचे भी मूव कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम लेनी है, तभी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। जैसे ये डायग्राम बताई हुई है, इसमें फोर्स 3 एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब किसी भी तरफ मूव करना है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं करना। अभी हमने तीनों को करीब ला लिया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। ऐसे में हम कर सकते हैं, ये फोर्स यहाँ पर रह जाए और ये दोनों करीब आ जाएँ, कोई भी फोर्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। एनी फोर्स दैट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मेन केस जैसे बताया कि सेकंड पॉइंट में देखें कि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, एंड हैज़ a point of application somewhere along the same line of action, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है जो हमारे पास डॉटेड गिवन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, विल काज द सेम एक्सप्रेशन एंड विल रिजल्ट इन सेम मोमेंट। ये प्रिंसिपल है, यही बोलता है कि ये क्या करता है, सेम एक्सप्रेशन करेगा और रिजल्ट करेगा सेम मोमेंट के लिए। देयरफॉर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में बी मूव्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए हम फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकें किसी भी रिजिड बॉडी के सॉल्यूशन को। पास जैसे कि यहाँ पर बताइए, हमें एम ओ इज आर इंटू एफ होता है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स होता है, लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक R1 R2 R3 है, ठीक है। तो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ये है, पॉइंट ये है, तो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी तरह मूव कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम रहे तो मूवमेंट हमारे पास सेम प्रोड्यूस होगी। आर जो हमारे पास उस हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा, फोर्स भी हमारे पास उस हिसाब से हमारा एडजस्ट है। सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर सेंटर था, तो यहाँ पर फोर्स जो है R1F है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, R1 बढ़ा है, तो फोर्स की क्वांटिटी है जो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ अपोजिट साइड से लगाएंगे तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जिसके मोमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वो एडजस्ट कर रहा है, आर बढ़ा है। इस तरह R2 में भी यही बताया, R2 इंटू एफ, तो फोर्स इतनी लगानी पड़ेगी, मतलब बकाया इसको थोड़ा ज़ाया होगी, ठीक है। तो वो बता रहा है कि R2 इसमें एडजस्ट करा है, इसमें R3 मीन के प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन M1 इज इक्वल टू R1 इंटू एफ इज इक्वल टू R2 इंटू एफ इज इक्वल टू R3 इंटू एफ। प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन ये हमेशा सेम रहेगा, R1 इंटू एफ, R2 इंटू एफ, R3 इंटू एफ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के RC व्हीलर का 13 एडिशन स्टैटिक्स। अब कार्डियन वेक्टर में हमारे पास मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इस तरह से, जो मैंने बताया था ए क्रॉस बी का। तो अब मोमेंट का बताया हुआ है आर क्रॉस एफ आई जे कह लेते हैं, इसके जैसे कंपोनेंट है आर एक्स आर वाई आर जेड, फोर्स के एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो उसी तरह से हमने सॉल्व किया हुआ है, आई को लिया हुआ है पहले, तो आर वाई इंटू एफ जेड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम जैसे हम पहले ले रहे थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे हम पहले ले रहे थे, तो आई आ जाएगा बाहर, आर वाई इंटू एफ जेड, तो माइनस आर जेड इंटू एफ वाई, आई सेकंड के लिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस देना आपको, ठीक है। इस तरह हो जाएगा माइनस आर एक्स इंटू एफ जेड, जैसे मैंने पहले किया है उसी तरह सेम है। डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरह ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये रिजॉल्व करके दिखाए गए हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इसका कंपाउंड दिखाना, आर कहाँ पर एक्ट कर रहा है ये दिखा हुआ है, आर एक्स आर वाई आर जेड, आर एक्स इस तरफ होगा, आर वाई इस तरफ होगा, आर जेड इस तरफ होगा, यही बताया हुआ है। इसमें सेपरेट करके डायग्राम में दिखा हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं शो कर रहा। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हों एक्ट, तब हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ आर इंटू एफ हो जाएगा, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो R1 मोमेंट आर ओ इज इक्वल टू
R1 इंटू F1, R2 इंटू F2, R3 इंटू F3, सम करते जाएंगे सारों को, तो रिजल्ट मूवमेंट में मिल जाएगा क्या है, जिसकी डायरेक्शन कोई और होगी इनसे। तो इसमें ये दिखा है जैसे एग्जांपल के लिए, तो जो भी आ रही है डायरेक्शन यहाँ पर हमने शो कर ली। अब हम इस पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब डिटरमाइन करना है द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स F। हमें एक फोर्स F से मोमेंट जो प्रोड्यूस किया गया है इन फिगर 4.14a अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो फोर्स जो प्रोड्यूस करे मोमेंट अबाउट पॉइंट O से, ये पॉइंट O है, फोर्स ये है, एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ कार्डियन वेक्टर। तो हमें कार्डियन वेक्टर में रिजल्ट को शो करना है, मीन I, J, K फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास एक फोर्स है प्रोड्यूस करे मोमेंट अबाउट पॉइंट O, तो हमने A से B की तरफ लेना है, फोर्स कहाँ से एक्ट कर रही है, A से B की तरफ। तो हमें F जो है कितना ऊपर गिवन है, देखें A पॉइंट हमें गिवन है खाली Z एक्सिस में, A पॉइंट कहाँ है, Z एक्सिस में है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है जो RA, वो सिर्फ और सिर्फ Z की डायरेक्शन में है, क्योंकि X की तरफ, Y की तरफ इस तरफ भी नहीं मूव कर रहा, इस तरफ नहीं मूव कर रहा, ना X की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव, सेंटर पे है और सिर्फ ऊपर हो रहा है Z डायरेक्शन। तो ये कितना है, ये वाला देखें Z में इस तरफ है, तो 12 मीटर। तो हम बोल सकते हैं RA इजकल टू 12 K, क्योंकि Z ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं RA इजकल टू 12 K। अब RB, अब यहाँ पर आर बी क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट देखें बी, ये पॉइंट है बी, ओरिजिन कहाँ है, ये वाले पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आर बी यहाँ पर है, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला वाई एक्सिस, ठीक। तो हमारे पास जेड में नहीं है ये, और ज़मीन पे ही है, ज़ीरो पे ही है, तो के इसमें नहीं होगा। जबकि एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर, ये इतना दूर है, एक्सिस में कितना है ये 4, तो 4 आए, हम बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस से पैरेलल में ये है, तो 4 आए सेमी पैरेलल है, देखें। और वाई में कितना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस आ रहा है, कितना है ये 12, ठीक है। पैरेलल में कितना है 12, तो हम बोल सकते हैं 4i प्लस 12j, यही लिखा है 4i प्लस 12j, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास एक और चीज़ हमने पढ़ी थी पोजीशन वेक्टर के चैप्टर में, r इजिकल टू आर बी माइनस आर ए, यही हमने पढ़ा था, r इजिकल टू आर बी माइनस आर ए। तो यहाँ पर हम आर बी माइनस आर ए करते हैं, जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा आर ए बी को। तो देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बी माइनस आर ए, आर बी क्या है यहाँ पर 4i प्लस 12j माइनस आर ए, मीन की माइनस 12k, यही होगा। तो ये यहाँ से आया है इसमें। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे फाइंड आउट किया गया है, f इजिकल टू यूनिट वेक्टर, f इंटू यूनिट वेक्टर, फोर्स का हमारे पास क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 2 किलो न्यूटन, f इजिकल 2 किलो न्यूटन हमें गिवन है। तो हम f वेक्टर को फाइंड आउट करना है f इंटू यूनिट वेक्टर, यह भी हमने पढ़ा था। तो f कितना है, f है, फोर्स मैग्नीट्यूड कितना है 2 किलो न्यूटन, और यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है यहाँ पर 4i प्लस 12j माइनस 12 है अपॉन, इनको अंडर रूट में लेना है हमने, 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा फोर्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है। 0.4588i प्लस 1.376 माइनस 1.376 किलो न्यूटन में, क्योंकि किलो न्यूटन में पर यूनिट गिवन है तो हमने किलो न्यूटन में दिया। अब आपकी मर्ज़ी है मोमेंट जो है आर ए इंटू एफ से फाइंड आउट करें या आर बी इंटू एफ।
दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मैंने लिया हुआ यहाँ पर आर ए इंटू एफ, आर ए क्या हमारे पास यहाँ पर आर ए देखें 12 के है, मीन के आई का कंपोनेंट भी ज़ीरो है और जे का कंपोनेंट भी ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास आई जे नहीं गिवन, तो हम कंसीडर करते हैं ये ज़ीरो है, तो हम ऊपर लिखेंगे आई जे के। आर ए में क्या है आई ज़ीरो, जे ज़ीरो, के क्या है 12, 0 0 12। इस तरह एफ़ के लिए हमारे पास क्या है, एफ़ के हमारे पास आ गया 0.4588, आर ई को इस तरफ लिखना है, जे का जे में लिखना है, के का के में कंपोनेंट लिखना है। तो इस तरह हमने डिटरमिन कर लिया। फिर हमने अगेन पहले की तरह हम लेते हैं, क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इसमें क्या आई को कॉमन ले लिया बाहर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिटरमिनेंट को जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह किया है, आई को कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस 12 इंटू 1.376, ये ज़ीरो इंटू इससे ज़ीरो को 1.376 तो ज़ीरो हो जाएगा ये, और माइनस 12 इंटू 1.376, आई बाहर आ गया। इस तरह सेकंड के लिए हम करेंगे, सेकंड का जे बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है जो आपस क्या करेंगे, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरे कलर से मैं शो कर लेता हूँ, 0 इंटू 1.376 माइनस का 1.376 इंटू 12 इंटू 0.54588, ठीक है। इस तरह करेंगे। प्लस के के लिए भी सेम मेथड से होगा, इसमें थर्ड में हो जाएगा के, इसमें ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई क्या है, 0 इंटू 1.376, 0 इंटू 4.4588, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़ीरो माइनस 12 इंटू 1.376, तो ये क्या हो गया 12 और इंटू 1.376 को मल्टीप्लाई माइनस 16.5 हो जाएगा ये। इस तरह ये वाला मल्टीप्लाई किया है, माइनस ज़ीरो हो गया ये, इंटू 12 इंटू 0.4588, इनको मल्टीप्लाई 5.51, जे के ज़ीरो इसलिए छोड़ दिया, तो किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट का यूनिट था न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन मीटर हो गया। क्लियर है। इसमें सॉल्यूशन कोई डिफ़िकल्टी है तो आप फॉर्म में पोस्ट करें, उसका हम लाइव सेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। एक और नंबर को करते हैं इससे रिलेटेड, टू फोर्सेस एक्ट ऑन द रोड। अब बताइए टू फोर्सेस एक्ट करें किसी भी रोड पे, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट दे क्रिएट अबाउट द फ्लैंज एट ओ। अब हमने रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड आउट करनी है जो फ्लैंज ओ पे ये बन रहा है, मोमेंट यहाँ पर बन रहा होगा, डायरेक्शन कोई ना कोई होगी इसकी जो हमारे पास रिजल्ट में मिलेगी। तो डिटरमाइन द रिजल्ट मोमेंट दे क्रिएट अबाउट पॉइंट अबाउट द फ्लैंज एट ओ, एक्सप्रेस रिजल्ट एज अ कार्टेशियन वेक्टर। तो हमें रिजल्टेंट को जो हमने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब हमें फोर्स गिवन है, F2 भी हमें गिवन है, ठीक है, F1 भी गिवन, F2 भी गिवन, तो इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, M इक्वल टू R इंटू F होता है। तो F1 यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि M इजिकल R इंटू एफ होता है, तो M इजिकल R1 इंटू F1 हो जाएगा, M2 इजिकल टू R2 इंटू F2, ठीक है। तो ये वाला कितना दूर है हमारे पास ये देखेंगे, ये वाला सिंपली किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है F1 ना, ये ओरिजिन पे एक्सिस में इस तरफ भी नहीं मूव कर रहा, तो यहाँ पर ये सिंपली वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस है कितना है, ये यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 5 मीटर है। तो R1 इजिकल टू 5J, हम बोल सकते हैं R1 इजिकल टू 5J, RA इजिकल टू 5J, ठीक है। इस तरह आर बी पॉइंट कितना दूर है, यहाँ पर है, ये देखें तो ओरिजिन ये वाला है, इससे ये इतना नीचे है, कितना दूर है नीचे है, ये जेड में 2 मीटर है, इस तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स में कितना है 4 मीटर, और इस तरफ वाई में कितना है 5 मीटर। तो हम बोल सकते हैं 4i
ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर 4i प्लस इस तरह वाई एक्सिस भी पॉजिटिव प्लस 5j, यहाँ पर जेड एक्सिस नीचे ओरिजिन से क्या है नेगेटिव, तो -2k। तो हम बोल सकते हैं 4i प्लस 5j माइनस 2k, 4i प्लस 5j माइनस 2k। तो हमने रिजल्टेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से ड्रा करना है इस तरफ। तो ये शो कर लेंगे हम अपन, इस तरफ मूव कर रहा है, आर बी की पोजीशन, आर ए की पोजीशन ये शो कर दिया हमने। पहले आर ए पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मूव करेगा और आर ए का इस तरफ, आर बी का इस तरफ, जैसे इस डायग्राम में शो है। तो हम शो कर सकते हैं रिजल्टेंट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे, तो वो हम शो कर लेंगे डायग्राम में कहाँ पर आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिजल्ट मोमेंट के लिए समेशन ऑफ, ठीक है, यानी तो आप पहले M1 M2 फाइंड आउट कर लें, फिर कर लें या एक साथ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें एक साथ किया हुआ है, तो आर ए इंटू एफ आई जे के, इसमें क्या है, ए के लिए आई और के का कंपाउंड 0 है, जे का 5 है, क्योंकि यहाँ पर आई और के नहीं मीन के 0 है, 0 इंटू प्लस, तो इसमें 5 आ जाएगा इंटू 0। एफ ए कितना है हमारे पास, एफ ए है -60, आई में -60 लिखेंगे, जे में 40 और के में 20। तो ये लिखा हुआ है -60, आई में इसमें 40 प्लस 20। अगेन आर पी के लिए हमारे पास आई जे के अगेन सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास कितना है, आर को सेम लिखना है 4 5 जे में -2 इसके की तरफ लिखना है। तो अब हमने क्या करना है, आर बी देखना है कितना है, आर बी क्या है यहाँ पर 80 40 जे की तरफ आएगा और के की -30, तो यही हमने पुट किया है यहाँ पर देखें। तो अगेन आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर आपके पास मिल जाएगा ये। किस तरह सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले किया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। आप लोग कर लेना, अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो, जैसे मैंने पहले बताया उसी मेथड से होगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं सॉल्व करने में। आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 30i माइनस 40j प्लस 60k, ठीक है, 30i माइनस 40j प्लस 60k, ये वाला आपका आंसर आ गया। अगर आपने एंगल भी फाइंड आउट करनी है सिंपली जैसे इसमें बताया हुआ है डायग्राम में शो की है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप इतना भी कर लें सही है। अगर एंगल फाइंड आउट करनी है तो इनको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, कितना है पूरे का, 30i माइनस 40 प्लस 60 का, इनको अंडर रूट में लेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 30 30 900 1600, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वो फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि सिक्सटी 100 आएगा, तो इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे 6100 का, तो आपके पास आ जाएगा जो भी आ रहा है, तो उससे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल का, जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, ये यहाँ तक कि आगे हम प्रिंसिपल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।